नमस्कार दोस्तों। किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उस राज्य के गृह मंत्री की होती है। पुलिस जमीन पर काम करती है, लेकिन पुलिस का पॉलिटिकल बॉस होता है उस राज्य का गृह मंत्री। अगर राज्य में दंगा फसाद हो रहा है, लगातार आपराधिक वारदातें हो रही हैं, तो ऐसे में सीधे सीधे सवाल गृह मंत्री पर उठता है और ये माना जाता है कि गृह मंत्री अपने काम में सक्षम नहीं है। अब ऐसा ही सवाल देवेंद्र फडणवीस को लेकर उठ रहा है। महाराष्ट्र में जो 3 पार्टियों की सरकार है, उसमें देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ गृह मंत्रालय का प्रभार भी उन्हीं के पास है। और बीते 8 दिनों से जिस तरह की हिंसा महाराष्ट्र देख रहा है, जगह जगह पर आगजनी हो रही है, विधायकों के घर में आग लगाई जा रही है, उनको वाहनों को जलाया जा रहा है, राजनेताओं को घेरा जा रहा है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तमाम एसटी बसों पर पथराव किए गए हैं और कई ठिकानों पर घंटों तक रास्ता रोको आंदोलन हो रहा है। लगातार मराठा युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं और ये सारा कुछ ना हो, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। लेकिन बीते 8 दिनों से ऐसा लग रहा है कि पुलिस का कंट्रोल दंगाइयों पर से हट गया है और पुलिस पूरे मामले में लचर नजर आ रही है, नरम नजर आ रही है। तब ऐसे में सवाल उठता है कि देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं। अब तक देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मराठा आंदोलन में खुद को लो प्रोफाइल रखा था, लेकिन कल उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि जो लोग इस तरह की आगजनी कर रहे हैं, नेताओं के घर पर हमला कर रहे हैं, उन पर पुलिस की नजर है और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी कि हत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले दर्ज किए जाएंगे। और अपने इस बयान के बाद से ही मराठा आंदोलनकारियों के निशाने पर देवेंद्र फडणवीस आ गए हैं। खुद मनोज जरंगे पाटिल ने उनके खिलाफ बयान दिया और यह कहा कि अगर आपको एफआईआर दर्ज करनी है, 307 की धाराएं लगानी है तो लगाइए। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि जो तमाम हिंसक वारदातें हो रही हैं, इसके पीछे हो सकता है कि सत्ताधारी दल के ही लोग हों। उन्हें इसका पूरा यकीन है कि राज्य भर में जगह जगह पर जो हिंसक वारदातें हो रही हैं, भीड़ में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कुछ जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और इसके पीछे सत्ताधारी पार्टी के लोग हो सकते हैं। उनके इस बयान के बाद देवेंद्र फडणवीस के खेमे में काफी नाराजगी है और देवेंद्र फडणवीस के समर्थक बोल रहे हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने 2018 में मराठाओं को आरक्षण दिया था। यह अलग बात है कि वो आरक्षण कोर्ट में नहीं टिक पाया, लेकिन अभी भी उनकी सरकार प्रयास कर रही है कि इस तरह का आरक्षण दिया जाए जो कानून के दायरे में हो और अदालत भी उसको रद्द ना कर सके। दरअसल पुलिस का ये रवैया, ये जो नरम रवैया इस वक्त हम राज्य में देख रहे हैं, जिसकी वजह से दंगाइयों के हौसले इस वक्त बढ़े हुए हैं, उसके पीछे कारण यह है कि सितंबर महीने में जब पहली बार मनोज जरंगे पाटिल, मराठा नेता, जब उन्होंने अपने अनशन की शुरुआत की थी 29 अगस्त से और मांग की थी कि जब तक मराठाओं को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण नहीं मिलता है तब तक वे अनशन करेंगे और ये अनशन आमरण चल सकता है। तो जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, तो उसके बाद उनका अनशन खत्म करवाने के लिए एक पुलिस टीम वहां पर गई और उस वक्त वहां पुलिस टीम की भिड़ंत हो गई मराठा आंदोलनकारियों से। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंदोलनकारियों ने पथराव किया और दोनों ही पक्षों के कई लोग घायल हुए। उसके बाद हिंसा की आग दूसरे इलाकों में भी फैल गई, छिटपुट हिंसा वारदातें दूसरे इलाकों में भी हुई और जब मामले ने ज्यादा तूल पकड़ लिया तो आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए फिर सरकार ने, जो वहां के आईपीएस अधिकारी थे, जो वहां के पुलिस अधीक्षक थे और बाकी के पुलिसकर्मी, उनको सस्पेंड कर दिया। अब जब फिर से एक बार अनशन पर बैठे हैं मनोज जरंगे पाटिल, तो उसके बाद फिर से उसकी प्रतिक्रिया राज्य भर में देखने मिल रही है। लेकिन इस बार पुलिस उतना मुखर नजर नहीं आ रही, उतना सक्रिय नजर नहीं आ रही दंगाइयों को काबू कर पाने में, क्योंकि जाहिर है पिछली बार का जो अनुभव रहा उसमें पुलिसकर्मी ही बलि का बकरा बनते नजर आए। एक तरफ अगर मनोज जरंगे पाटिल को कुछ हो जाता, वो अगर अपने अनशन को जारी रखते तो भी बात उनके खिलाफ जाती, और दूसरी तरफ जब वो अनशन रुकवाने के लिए गए और जब
हिंसा हो गई वहां पर और उन्होंने जब लाठीचार्ज का आदेश दिया तो उसके बाद में भी उन्हीं को दोषी ठहराया गया। तो ऐसे में अब राज्य के जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहते और दूसरी तरफ सरकार भी चाहती है कि जितना हो सके इस मामले को बातचीत के जरिए ही निपटाया जाए। वहीं दूसरी ओर आज महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई इस मसले का हल निकालने के लिए और उसमें लगभग सभी दलों ने एकमत होकर जो राज्य में हिंसा हो रही है उसकी निंदा की और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। जिस तरह से हिंसक वारदातें हुई वो काफी दिल दहला देने वाली थी। एक विधायक के घर पर हमला किया गया बीड़ में, उस वक्त उसकी पत्नी, उसके छोटे छोटे बच्चे, उसके माँ बाप घर में मौजूद थे। आग लगा दी गई थी उसके घर को, उनकी जान खतरे में आ गई थी। कई जगहों पर राजनेताओं की गाड़ियों को रोककर उनका घेराव किया गया। तो जब इस जैसी वारदातें हो रही हैं तो जाहिर तौर पर ये सवालिया निशान खड़ा करती हैं राज्य के गृह मंत्रालय पर और गृह मंत्रालय चूंकि ये मामला राजनीतिक हो चुका है इसलिए फूंक फूंक कर अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। आज का दिन आखिरी दिन है जब मनोज जरंगे पाटिल ने कहा है कि आज के बाद से वो पानी पीना तक छोड़ देंगे। अब तक उन्होंने सिर्फ अन्न त्यागा था, अब उनका कहना है कि वो पानी भी नहीं लेने वाले हैं और ऐसे में यह आंदोलन और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। अब यह देखना होगा कि इस मामले से सरकार कैसे निपटती है क्योंकि मनोज जरंगे पाटिल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। तो मराठा आरक्षण को लेकर जो भी हलचल होगी हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।